गुड मॉर्निंग। अपने को स्टार्ट करना है आज 14.2 का डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज फॉलोज, है ना, ये दे रखा है अपने को। डू यू थिंक दिस रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट, वाई? आपको बताना है कि भाई रीज़न क्या है, अगर ये करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, और अगर इनकरेक्ट है तो उसकी रीज़न समझाने। तो देखो भी बताओ क्या होगा, क्या करेंगे, इसको पढ़ लो एक बार। ये सब दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सर जो हमारे पास ये जो गैप है, गैप क्लास का इधर 20 है, लेंथ ऑफ इंटरवल, इंटरवल या क्लास इंटरवल, क्लास साइज, क्लास यहाँ पे भी 20 है, ठीक है। यहाँ पर 20, यहाँ पर कितना है 40, ठीक है। और 60 से 100, तो विड्थ इसने 40 ले ली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, विड्थ 40 थी, 40 लेनी थी, और इनकी विड्थ 20 ही है, सही है। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी वो 25 है, तो फ्रीक्वेंसी 25 है, तो इस जगह पर जो y कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो 25 होना चाहिए, तो है, तो ठीक है ना। y वाला 25 इसमें श्योर कुछ गलत है सर? इसमें जो हमारे पास जो क्लास साइज है वो एरिया जो है प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी। सही बात है, तो क्या करें? तो हम इसका फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, लास्ट वाली का क्या है। नहीं तो ये फ्रीक्वेंसी तो दे रखा है, ये 25 आएगा, तो सही तो मार्क कर रखा है 25, तो कोई गड़बड़ नहीं है ना, मतलब सब सही है ना, ठीक है ये आंसर। यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या हिस्टोग्राम ये आएगा, सही है ना, सही है नहीं है, बताओ ना भाई। हाँ सही है, तो कुछ गड़बड़ नहीं है, मतलब है कि नहीं है? क्या गड़बड़ है, लग रही है गड़बड़, क्या गड़बड़ है? रेक्टेंगल की लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है ना। लेंथ मत बोलो, ये विड्थ है, ये हाइट है। हाँ अब बोलो कुछ। वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसे थोड़ी कम कर दें उसको। कितना कम कर दें? बोतल को आधी खाली कर दें अपन, हैं? बोतल को अपन आधी खाली कर दें, तो बोतल पहले से खाली है, चलो कोई नहीं। बताओ। अरे भाई एक फंडा होता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, है ना, कि भाई अगर मान लो क्लास साइज जो है, क्लास इंटरवल जो है वो डबल है, तो आपको फ्रीक्वेंसी, क्योंकि तुमने खुद नहीं बताया भी कि एरिया जो है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, तो मेरे मालिक अगर एरिया फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है और आपने उसकी मोटाई बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी आपने वही रखी, तो एरिया क्या हो जाएगा? डबल। आपने उसकी विड्थ को डबल रख रखा है, फ्रीक्वेंसी वही है, तो एरिया क्या होगा? डबल हो गया। जबकि एरिया से हमें ये दिखना चाहिए कि एरिया फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, पर उसमें तो क्लास साइज दुगना होने की वजह से थोड़ा बड़े होने का एहसास दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे भी? आप इसको कंपेयर कर लो, इसकी लंबाई कितनी है 40, तो 25 को मल्टीप्लाई कर लो 40 और 20, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 12.5। तो ये गलत है, ये यहाँ होना चाहिए था 12.5, है ना, ये सही था। गॉट इट? रीजन, व्हेन क्लास साइज डबल्स फ्रीक्वेंसी हाफ, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसको, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आधी हो जाएगी, ठीक है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी। रीजन सिंपल है, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शन होता है एरिया के। 50 बार देख चुके हैं फंडा। इन अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स गिवन टू स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड। ये मार्क्स रिकॉर्ड किए गए। विच एवरेज विल बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अबव डेटा एंड वाई? मीडियन से निकालना चाहिए। हाँ, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि मीडियन अच्छा होगा, मोड अच्छा होगा, मीन मोड मीडियन में कौन अच्छा होगा, कैसे पता करते हैं अपन? सर डाटा को अगर हम असेंडिंग और क्योंकि इसमें जो रिपीट कोई भी जो एलिमेंट्स जो हमारे दिए हुए ऑब्जर्वेशन, उसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है, तो हम इसको असेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एवरेज आना चाहिए वो मीन से आता है, मीडियन से। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ कि किस प्रकार का डेटा हमें दे रखा हो,
कि उसमें हम स्पष्ट रूप से कह पाएँ, स्पेसिफिकली कह पाएँ कि अगर ऐसा डेटा है तो मीन अच्छा रहेगा बोलना कि इट्स अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अगर इस टाइप का डेटा है तो मोड अच्छा रहेगा बोलना कि इट्स अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और मीडियन, तो डेटा की कैटेगरी क्या होगी वो मुझे बताओ। हाँ भाई, तो मैं तुमसे एक चीज पूछ रहा था, तो एक फंडा होता है ना, लिख लो यहां पर। आउटलायर। आउटलायर का मतलब होता है वो डेटा जो बहुत सारे डेटा से बिल्कुल परे हट करके है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो 9 है, 11 है, 12 है, 15 है, 1 है, 10 है, 13 है, 11 है, 14 है, 15 है, ठीक है। तो बहुत अलग अजीब सा, बाकी सबसे जुदा जुदा सा। कौन सा वाला नंबर है जो सबसे जुदा है? 1, बिल्कुल ठीक है ना, 1। तो बेसिकली क्या है, जब इस तरह की पिक्चर बनती है ना आउटलायर की, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, आप उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि वो डेटा का बहुत करेक्ट जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ज़्यादा करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इसके अलावा बाकी जो नंबर है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो आपने एवरेज निकाला, ठीक है, 1 + 9 प्लस मतलब सब नंबर को लेके कितने नंबर हैं? 4, 10, ठीक है, ये एवरेज निकाला। और मान लो आपने 1 के बिना एवरेज निकाला, 1 को छोड़ दिया आपने, यानी कि 9 + 11 जो भी है अपॉन 9, ठीक है, तो आप ये पाएंगे कि इनमें काफी ज्यादा अंतर है। ठीक है, इसीलिए अगर 1-2 आउटलायर होते हैं किसी डेटा में तो एवरेज उसका अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। ठीक है, ये हमें सही अनुमान नहीं बताता कि डेटा तो 10-12 के आसपास है, ज्यादातर डेटा 10-12 के आसपास है, पर 1 की वजह से जो है बड़ा अफेक्ट पड़ गया है। 1 ने खींच के एवरेज को कम कर दिया है। ठीक है, तो 1 की वजह से, रीजन कौन है? 1, तो 1 की वजह से एवरेज काफी कम हो गया। सही अनुमान हमें डेटा का ये देता, पर 1 एक्चुअली हम करेंगे तो ये कैलकुलेट ना, क्योंकि 1 तो है ही उसमें, तो ये जो है इसने काम खराब कर दिया। तो इसका मतलब एवरेज जो है अगर आपको निकालना हो, है ना, एवरेज, तो जैसे मान लो इस क्लास के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, तुम और भी बहुत सारे, तो मान लो इन 25 बच्चों का की एज का एवरेज निकालना हो, तो फिर एवरेज वुड बी अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेटिव जब डेटा बहुत आसपास हो, क्योंकि इस क्लास के सभी बच्चे जो हैं करीब 15 साल के हैं। ठीक है, 15 साल 1 महीना, 15 साल 2 महीना, तो डेटा काफ़ी आसपास है। ऐसा नहीं है कि कोई 1 साल का बच्चा आके बैठ गया हो। ठीक है, तो सबका जो एज है दैट इज़ वेरी क्लोज। तो जब एज बहुत पास होगी या ऐसा डेटा जिसमें डेटा जो पॉइंट्स हैं वो बहुत क्लोज हैं, तो वहाँ पर जो एवरेज है वो बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, लिख लो, एवरेज इज गुड रिप्रेजेंटेटिव व्हेन डेटा पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। एवरेज इज गुड रिप्रेजेंटेटिव व्हेन डेटा पॉइंट्स आर क्लोज टू ईच अदर। लॉजिक समझ में आया ना? आउटलाइनर ने इसने काम खराब कर दिया, इसने एवरेज को कम कर दिया, तो जो हमें नंबर मिला वो करीब 9 के आसपास होगा, लेट्स से 9 के आसपास होगा। ये जो नंबर है ये करीब 11 के आसपास होगा। ठीक है, या 10 से ज़्यादा होगा। तो बेसिकली ये अच्छा रिप्रेजेंटेटिव था, ये खराब रिप्रेजेंटेटिव था। ठीक है, अब अपन आते हैं मोड पर। ठीक है, तो मोड वाली जो चीज़ है ना, उसमें ऐसा होता है कि भाई तुम्हें क्या पसंद है, जैसे किस तरह से डेटा कंपाइल किया गया उसकी बात कर रहा हूँ। तुम्हें क्या पसंद है? दाल पसंद है। तुम्हें क्या पसंद है? 4 सब्जियों के बारे में पूछा और बच्चों से पूछा भी क्या पसंद है तुम्हें? दाल रोटी चावल, दाल रोटी चावल। तो उस केस में मोड ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होगा कि भी ज़्यादातर बच्चों को क्या पसंद है। ठीक है ना, मैं ऐसा दाल रोटी चावल दिमाग में आया, ऐसा नहीं हो सकता है गुलाब जामुन पूछें, हो सकता है रसगुल्ले पूछें। तो 4 मिठाइयों में से इन 25 बच्चों को सबसे ज़्यादा कौन सी मिठाई पसंद है, इस केस में कौन सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होगा? मोड। क्यों? क्योंकि हमें आइडिया लग जाएगा सबसे ज़्यादा बच्चों को खाना रसगुल्ला पसंद है, तो सब बच्चे रसगुल्ला बोलेंगे तो हमारा ध्यान उसी पर जाएगा, रसगुल्ला। तो उससे आइडिया लग जाएगी सारे बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को रसगुल्ला पसंद है, तो इट वुड बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव।
कौन से केस में? जब आपसे सवाल पूछा जाए कि तुम्हें क्या पसंद है, खाने को या मान लो साइकिल चलाने को, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, इस तरह की चीजें हों, तो उसमें क्या अच्छा होगा? मोड अच्छा होगा। अब मीडियन कब अच्छा होगा? जब डेटा फैला हुआ हो। मान लो आपको बोला 1, 2, 3, 4 से लेकर के 100 तक, ये खूब फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि डेटा जो है किसी नंबरों के आसपास है, जैसे ये जो चीजें ना ये भी फैले हुए हैं। वैसे तो आप अगर लिखना चाहें एवरेज और मोड, ठीक है, मोर और लेस सेम ही होते हैं, पर अगर बहुत ज़्यादा ही फैला हुआ है ना, तो फिर तो आप है ना एवरेज ना निकालो, फिर तो आप मिडिल वैल्यू निकालो, जो कि मीडियन से आती, सॉरी मीडियन, मैं मीडियन बोलना था, मैं गलत बोल गया। तो मीडियन जो है वो करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा, क्योंकि डेटा अगर फैला हुआ है तो आप तो बस बीच की वैल्यू से आप अंदाजा लगाना चाहोगे कि भी कौन सा नंबर जो है वो करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है। और क्योंकि मीडियन जो है मोर और लेस शामिल भी होता है कई बार डेटा में, जब इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, तो लिख लो मीडियन बेस्ट व्हेन, median is best representative of data when data points are too much spread out, काफी ज्यादा हूं, ठीक है, बस ठीक है। तो भाई हाँ, यहां पर क्या अच्छा रहेगा? मीडियन अच्छा रहेगा, ठीक है। A child says that the median of this is 18. What doesn't the child understand about finding the median? बालक जो है, किसी बालक से पूछा गया भाई बताओ भी मीडियन क्या है, तो उसने जवाब दिया भी 18 है, ठीक है। तो बताओ उसे क्या, उसकी खोपड़ी में क्या समझ में नहीं आया उसको? जब मैंने क्लास में पढ़ाया तो उसे क्या समझ में नहीं आया होगा? बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे ये जो नंबर है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में थोड़ा ना है। 5 जो है कहां पर आना चाहिए? ऐसा होना चाहिए 3, 5, 14, 18, 20। अब हमें जो है 14 जो है वो मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो उस बालक ने क्या सोचा कि अच्छा बीच का नंबर कौन है? 18। उसने ये ध्यान नहीं दिया कि इससे पहले एक स्टेप आता है, उसका नाम होता है अरेंज नंबर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। लिख लो, द चाइल्ड डजंट अंडरस्टैंड दैट टू फाइंड द मीडियन यू हैव टू अरेंज द नंबर्स in increasing or decreasing order. The child doesn't understand that before finding median you have to arrange the numbers in increasing or decreasing order. A football player scored the following number of goals in 10 matches. 10 मैचेस में उसने इतना स्कोर किया। सिंस द नंबर ऑफ मैचेस इज 10 एन इवन नंबर, देयरफॉर द मीडियन इज 5th + 6th ऑब्जर्वेशन इज द करेक्ट आंसर एंड व्हाई? हाँ बालक, क्या करेक्ट है? नहीं सर, पहले हम निकालेंगे वही फंडा अभी बताया ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर करना जरा अरेंज। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने आ गए? 10 हैं क्या? ठीक है। तो अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, तो करेक्ट आंसर कितना आएगा? कितना हो जाएगा? 4.5 है ना, ये अपना करेक्ट आंसर। इज इट करेक्ट टू से that in a histogram the area of each rectangle is proportional to the class size of the corresponding class interval? If not, correct the statement. हाँ भाई, हिस्टोग्राम अपन जानती हैं, ठीक है, सॉलिड फिगर होता है। द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया प्रोपोर्शनल होता है क्लास साइज के। कैसा होता है क्या? नहीं सर, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? और वो तब जब क्लास इंटरवल क्या हो, बराबर विड्थ के हो, ठीक है ना, तब होता है। तो क्लास साइज की बजाय क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी। लिख लो, इट इज इनकरेक्ट। The correct statement would be that each rectangle, area of each rectangle is proportional to frequency of the corresponding class interval. The class mark of a continuous distribution R 1.04, class mark क्या होता है? सर लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो उसकी 0 से 10, 10 से 20। तो क्लास मार्क क्या है? जैसे क्लास इंटरवल है 0 से 10, तो क्लास मार्क क्या हुआ उसका?
यानी कि जैसे 0 से 10 है तो 10 हो जाएगा क्लास मार्क। क्लास साइज होगा। तो क्लास मार्क क्या होगा बेटे? क्लास मार्क क्या होगा? क्लास मार्क होता है मिड पॉइंट, लोअर प्लस अपर अपॉन 2, ठीक है। हाँ, तो क्लास मार्क होता है जैसे कोई नंबर है, ठीक है, मान लो 10 से लेकर के 30 है, तो क्लास मार्क कितना हो जाएगा? 10 + 30 अपॉन 2। ओके, द क्लास मार्क ऑफ अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस एंड दिस। इज इट करेक्ट टू से दैट द लास्ट इंटरवल विल बी दिस? हाँ भाई, ये हो सकता है? नहीं सर। क्यों? सर जो हमारे पास गैप आ रहा है इनका, हाँ, मिड पॉइंट का, ऊपर वाले में तो सर 0.1 का गैप है, देन उसके बाद भी 0.1 का गैप है, ठीक बात है। बट लास्ट अगर हमारी जो क्लास इंटरवल है जो 1.55 1.73, हाँ, इसका 0.1 गैप भी आ रहा है। लेकिन मेरे बेटे ये तो क्लास मार्क है और ये क्लास इंटरवल है। ये क्लास इंटरवल दे रखा है और वो क्लास मार्क दे रखे हैं, तो दोनों में वैसे कोई कनेक्शन होता नहीं। कनेक्शन होता है, कनेक्शन होता है कुछ, पर इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये चीज का कुछ कनेक्शन है, पर इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू इट, इट्स इनडायरेक्टली रिलेटेड है। चलो मैं बताता हूं, शायद तुम सही कह रहे हो। देखो, जैसे मान लो एक इंटरवल है 0 से लेकर के 10, फिर अगला इंटरवल है 10 से 20, फिर अगला इंटरवल है 20 से 30 एंड सो ऑन। तो इसके क्लास मार्क कितने आएंगे? 5, 15, 25 एंड सो ऑन। तो देख रहे हो, इसके और इसके बीच में जो दूरी है वो कितनी है? 10 10 10, ठीक है। और कोई भी क्लास इंटरवल आप लो तो उनके बीच का मतलब क्लास साइज जो लोगे वो कितना है? 10 10 10। क्लास मार्क के बीच का डिफरेंस और क्लास साइज जो है वो सेम होता है। ओके, तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये इंटरवल है तो इन दोनों का जो अंतर है वो इन दोनों के अंतर के बराबर होना चाहिए। तो आपने इन दोनों का अंतर लिया तो कितना आ रहा है? 0.18। पर इन दोनों का अंतर लिया वो कितना आ रहा है? 0.1। तो आप लिख दो कि द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive class marks would be same as class size. Difference, ये class size should be equal to difference between class marks. Difference between two consecutive class marks. Since these two are not equal, this can't be any interval. ये कोई इंटरवल नहीं हो सकता। अगला सवाल है, 30 children were asked about the number of hours they watch TV program last week. The results are recorded as under number of hours. तो 0 से 5 है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी है 8। 8 बच्चों ने जो घंटे बिताए वो थे 0 से 5। Can we say that the number of children who watch TV for 10 or more hours a week is 22? भाई 10 और बताना जरा भाई, पहले तो ये बताओ कि 10 और मोर में इसको शामिल करेंगे या इसको शामिल करेंगे? इसको शामिल करेंगे या नहीं करेंगे? सर उसको नहीं करेंगे, इसके आगे वाले को। सही बात है। 10 और मोर का मतलब ये प्लस ये, तो 4 और 2 कितना आ जाएगा? 6। जबकि ये क्या कह रहा है? 22। तो इसने क्या गलती कर दी? क्या गलती कर दी इसने ये कैलकुलेट करने में? सर इसने 16 भी ऐड कर लिया। हाँ, जबकि हमें जानते हैं कि ये 16 जो है वो यहां पर, सॉरी 10 जो है यहां पर नहीं काउंट किए थे, टांट तो यहां पर काउंट करेंगे, है ना। तो 10 और मोर मतलब 4 + 2। लिख लो जस्टिफाई और आंसर। इट्स फॉल्स, ठीक है ना, इट्स फॉल्स। द करेक्ट आंसर इज 6, ठीक है। और जस्टिफिकेशन ये कि 16 10 और मोर मीन्स 10 to 15 class interval and 15 to 20 class interval. It doesn't mean 5 to 10. बस इतना लिख देना कि 10 or more means you have to consider 10 to 15 and 15 to 20. You don't have to consider 5 to 10. ठीक है। Can the experimental probability of an event be a negative number? क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें और वो एक नेगेटिव नंबर आ जाए? क्यों? सही बात है। उसका रीजन क्या है? 0 से 1 के बीच में क्यों आती है? पॉजिटिव मतलब 0 या उससे बड़ी। सर हम प्रोबेबिलिटी मतलब 4। बेसिक डेफिनेशन क्या है प्रोबेबिलिटी की? प्रोबेबिलिटी ऑफ
एन इवेंट ई, एक इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? ई के अकर होने का चांस, नंबर ऑफ ट्रायल्स नंबर ऑफ फॉर विच इवेंट इवेंट ई अकर, number of trials for which event occur, total number of trials done, कितने आपने ट्रायल किए और कितनी बार जो है आपको वो फेवरेबल एक्सपेरिमेंट ई से रिलेटेड या ई इवेंट से रिलेटेड जो आउटकम्स थे वो आए, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो क्योंकि ये ट्रायल्स है, नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी मतलब हो सकता है जीरो आए। जैसे आपने 2 बार सिक्का उछाला, 2 बार सिक्का उछाला, ठीक है, आपने मान लो 1000 बार सिक्का उछाला, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि -1 बार हेड आयो, ऐसा थोड़ा होता है भाई, हैं, या तो हेड 0 बार या 1 बार या 2 बार आया होगा, या 1000 बार सिक्का उछाला तो हेड 1000 बार आ गया होगा। एक सिक्के की बात कर रहा हूँ, 1000 बार सिक्के को उछाला, हजारों बार हेड आ गया, पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिक्का उछाला आपने 1000 बार और हेड आया 2000 बार, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो नंबर होता है ना ऊपर, वो नंबर 0 या उससे बड़ा होता है और इस नंबर से हमेशा छोटा होता है। तो ऊपर जो नंबर बनेगा वो अगर 0 या उससे बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 1000, तो 0/1000 कितना होगा? 0। 1000/1000 कितना होगा? 1। तो ये जो नंबर है प्रोबेबिलिटी वो 0 से 1 के बीच में होती है, नेगेटिव नहीं आ सकती। रीजन आप लिख दो, नंबर ऑफ ट्रायल्स कांट बी नेगेटिव, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कांट ऑल्सो बी नेगेटिव, ठीक है। कैन द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी ग्रेटर देन 1? वही सेम रीजन, इट कांट बी बिकॉज द नंबर ऑफ फेवरेबल ट्रायल्स कांट बी मोर देन द टोटल ट्रायल्स, ओके। एज द नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ कॉइन इंक्रीजेस, आप सिक्का उछालते जा रहे हैं, ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, जितने हेड आए और जो टोटल टॉसेस थे विल बी हाफ। इज इट करेक्ट? इफ नॉट राइट द करेक्ट। हाँ भी बताओ। जब आप सिक्का उछाल रहे हैं, बहुत उछाली आपने, बहुत उछाली, ठीक है, यहां उछाला वहां उछाला, ठीक है ना, तो इतना उछालने के बाद जो हेड्स हैं क्या वो टोटल के आधे होंगे? क्या ऐसा होगा? क्यों, क्या होगा? सर वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम 1000 टाइम्स उछाल रहे तो 500 टाइम्स हेड आ गया, 500 टाइम्स। सही बात है, बिल्कुल। तो जस्ट टोटल हाफ नहीं होगा, वो आसपास होगा। एक्चुअली क्या हो रहा है, मैंने समझाया भी था कि बहुत लंबे समय तक अगर अपन सिक्के को उछालें तो ज़रूर हेड्स की जो क्वांटिटी और टेल्स की क्वांटिटी है, जो कि बड़े बड़े साइंटिस्ट ने जो अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखी थी बहुत पहले, मैंने आपको समझाया था उस टाइम पर कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत लंबे ट्रायल्स के केसेस में होता क्या है कि हेड्स की क्वांटिटी आधी और टेल्स की क्वांटिटी आधी, ऐसा होता है। इन केस ऑफ डाइस वाली प्रॉब्लम में भी ऐसा ही था कि अगर आपने 600 बार या आपने अगर 60 बार अगर आपने डाई को रोल किया तो 1 2 3 4 5 6 ये आ सकते हैं बराबर बराबर, ऐसा लगता है, पर आपने बहुत देर तक ऐसा किया तो बिल्कुल ही बराबर आ जाएंगे, पर बिल्कुल एग्जैक्ट आए ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, मतलब टेंड कर जाएंगे, क्लोज टू हाफ आएगा, आधे होंगे पर एग्जैक्टली आधे हों ये नहीं कह सकते, क्योंकि अपने देखे थे जैसे किसी ने अगर 10,000 बार सिक्का उछाला तो ऐसा हो सकता है 5,001 बार हेड आए और 4,999 बार आए टेल, ओके। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये भी हाफ के पास है, ये भी हाफ के पास है, पर एग्जैक्ट आए वी आर नॉट श्योर, है ना, वो तो डिपेंड करेगा, दिन दिन की बात है, मौसम की बात है। तो लिख लो इनकरेक्ट, और रीजन क्या है? रीजन इज इट वुड बी क्लोज टू हाफ। एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रायल्स द प्रोबेबिलिटी विल टेंड टू हाफ, ठीक है, गेट क्लोजर टू हाफ, ओके। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है ना, अगली टर्न पे यहां से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेज से। बाय।